नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी कहानी चल रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर, वो है रेनेसांस इन यूरोप, जिसमें हम लोगों ने दो चीज के बारे में डिस्कशन कर लिया कि रेनेसांस इन यूरोप का एक्चुअल मतलब है क्या, और रेनेसांस वर्ड का मतलब भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि फैक्टर्स क्या है रेनेसांस का, जिसमें हम लोग को यह पता चला कि 1453 जो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है रेनेसांस को बढ़ावा देने में। लेकिन अगर हम देखें कि रेनेसांस यूरोप में होने से क्या क्या चीजें चेंज होगी, तो ये बात तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि रेनेसांस के बाद जो चीजें रहेगी वो कौन सी चीजें रहेगी, उसमें नया होंगे। क्या नया होगा? अब ये क्वेश्चन अपने पास आता है क्या, तो हम लोगों ने पहले जाना कि स्कॉलर्स नया मिलते हैं। स्कॉलर्स जैसे डाल्टे, स्कॉलर्स जैसे पेट्रार्क, स्कॉलर्स जैसे बोकासियो, स्कॉलर्स जैसे निकोलो मैकियावेली, इन सब स्कॉलर्स ने अपने अपने बांटने की थ्रू पोएट्री, थ्रू पोएम, थ्रू स्क्रिप्ट और सब चीजों से बातें रखी। इसका फुल पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो विवास एजुकेशन फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को जरूर ये मिल जाएगा। लेकिन हम लोग का मेन मकसद चीजों को समझना है। इसके बारे में डिटेल बात, स्टैटिक बात आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। उसके बाद जो चेंज होगा वो जो जिसमें इनोवेशन होगा वो होगा आर्ट में। आपको रेनेसांस आर्ट मिलेगा, इसलिए इन सब वर्ड को रेनेसांस के साथ ऐड किया गया। रेनेसांस स्कॉलर्स, वो स्कॉलर्स जिन्होंने रेनेसांस में मदद किया। रेनेसांस आर्ट, वैसे स्कॉलर्स जिन्होंने रेनेसांस में अपने आर्ट के बारे में बात की। अलग अलग आर्ट चल रहे थे, जैसे अगर हम देखें तो लियोनार्डो डी विंची, माइकल एंजेलियो, राफेल, ये सब आर्ट के लिए फेमस हुए। उसके बाद हम देखेंगे रेनेसांस स्कल्पचर। रेनेसांस स्कल्पचर की बातें हो रही है रेनेसांस की, जैसे क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे क्लासिकल ट्रेडिशन में मॉडर्नाइज थिंग्स आ रही है, जैसे फेमस है लोरेंजो, डोनाटिलो, ये सब क्या है, लुका डिला रोबिया, लोरेंजो डी मेडिसी, ये सब क्या है, फेमस स्कल्पचर आ रहे हैं जो ट्रेडिशन से जोड़ के न्यू को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो दिखेगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बातें हो रही है, नया नया आर्किटेक्चर देखने को मिला है। सेंट पीटर्स चर्च रोम में, जैसे संत मार्क वेनिस में, और अलग अलग बिल्डिंग्स दिख रहे हैं जो आर्किटेक्चर में किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का साइन देखना है तो आप उसके आर्किटेक्चर से देख सकते हैं, उसके आर्ट से देख सकते हैं। अगर उस कंट्री में आर्ट का प्रमोशन, आर्किटेक्चर का प्रमोशन हो रहा है, इसका मतलब कंट्री कहीं ना कहीं देश में विकास की तरफ जा रही है, तो हम ये चीज देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज म्यूजिक। म्यूजिक चेंजेस हो रहा है, क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि चर्च का म्यूजिक, जो अर्ली चर्च का म्यूजिक है उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसके साथ न्यू इंस्ट्रूमेंट को जोड़ा जा रहा है, और ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक को पॉपुलराइज किया जा रहा है। इन सभी का डिटेल वर्जन आप लोगों को किसी बुक में भी मिल जाएगा, और आप चाहते हैं तो हम लोग के टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। ये सब बड़ी बातें नहीं है, बड़ी बातें ये समझना। तो अब ये दिमाग में आ रहा है कि समझिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी रेनेसांस होगा, जब आदमी या किसी कोई कंट्री जब उठना शुरू करेगा या अपने ट्रेडिशन को रेशनलाइज अप्रोच में देना शुरू करेगा, तो वहाँ स्कॉलर्स नए दिखेंगे और वो ट्रेडिशन से रेशनल अप्रोच करेंगे। वहाँ के आर्ट में भी आपको कुछ चेंजिंग मिलेगा, वहाँ के स्कल्पचर में चेंजिंग दिखेगा, जो रेनेसांस में दिख रहा है यूरोप के अंदर में, वहाँ के आर्किटेक्चर में दिखेगा और वहाँ के म्यूजिक में दिखेगा। और ये सभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी को इमोशनल कनेक्ट करने में। इमोशनल कनेक्ट करने के लिए इन सभी का बहुत बड़ा रोल होता है।
और ये सभी वहां का क्या दिख रही है, रेनेसांस के अंदर में दिख रही है। कहाँ पे, यूरोप में। और हम लोग को पता है कि ये इटली से धीरे धीरे कहाँ की तरफ फैल रही है, वेस्टर्न यूरोप की तरफ फैल रही है। मतलब कि अब यूरोप एक होने जा रहा है, अब यूरोप यूनिफाइड का बात कर रहा है, यूनिटी का बात कर रहा है। तो अब इसके साथ और भी कुछ होंगे, तो इसमें पैसे खर्च होंगे R&D पर, इसमें पैसे खर्च होंगे जियोग्राफिकल डिस्कवरी पर। तो इसको समझते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेनेसांस के आई कहानी पढ़ेंगे कि रेनेसांस के बाद क्या हो रहा है, रेनेसांस के बाद जो जो अपने पास हो रहा है वो हो क्या रहा है यूरोप के अंदर में। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपने रेनेसांस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर आपको इन सभी के बारे में किसी भी तरह का डाउट है तो आप जरूर हमारे से कमेंट कर सकते हैं। आपका एक होमवर्क रहेगा, आप जरूर करें, इनके स्कॉलर्स के बारे में लिखें, कितने स्कॉलर्स जो नोटेबल स्कॉलर्स हुए, ऐसे जो स्कॉलर्स रेनेसांस में बहुत सारे हुए, तो कुछ नोटेबल स्कॉलर्स हुए हैं उनके बारे में लिखें, इनके कुछ आर्ट के बारे में आप लोग राइट डाउन करें, और इसी डायग्राम के नीचे सबको लिख लें। एक पेज में एक डायग्राम बनाए और सब डायग्राम के नीचे से लिख ले, जिससे कि आप लोग क्या करें, याद करने में क्या हो, सुविधा। मेरा आप सभी से एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यह सीरीज इसलिए नहीं है कि आप आए इसे देखें और इसके स्टैटिक पार्ट को चले जाएं। द मेन मोटिव ऑफ दिस सीरीज इज टू फाइंड योरसेल्फ, कि आप क्या हैं, आप कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की, तो यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वह सिर्फ रीडिंग करना नहीं है, वह सिर्फ लर्निंग करना नहीं है, वह सिर्फ स्टडी करना नहीं है, और वह सिर्फ रिमेंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इसमें आप लोगों को एक आर्ट भी लगाना पड़ेगा, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा कि आप किसी चीज को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप चीजों को प्रेजेंट करने में सक्षम हुए तो बहुत अच्छा, चीजों को प्रेजेंट करने में सक्षम नहीं है तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। इसीलिए यूपीएससी जनरली क्या करता है, राइटिंग पोर्शन को ज्यादा वैल्यू करता है, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आप बोलने में थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकते हैं, हो सकते हैं कि आप क्रिएटिव बोलने में ना हो, या हो सकते हैं कि आप बोलने में बहुत क्रिएटिव हो, या आप बिना किसी मुद्दा को अच्छे से जाने हुए किसी बात में घुमा भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप राइटिंग करने जाएंगे तब आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कोर कॉन्सेप्ट नहीं होगे तब तक आप राइटिंग बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग इस तरह से हम लोग इसको फ्रेमवर्क कर रहे हैं कि इस पूरे सीरीज का मकसद हमारे पास 3 होगा। इस सीरीज का मकसद जो होगा इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का मकसद अपने पास है एक वर्ल्ड को समझना, जिससे कि आपका करेंट इश्यूज पर अच्छा पकड़ हो जाए। वर्ल्ड को समझेंगे, वर्ल्ड का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, करेंट इश्यू आपका पूरा कैप्चर हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके राइटिंग स्किल अच्छे हो जाए। राइटिंग स्किल कैसे अच्छा होगा, तो जब आप वर्ल्ड को जानेंगे, जब आप वर्ल्ड के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को जानेंगे, अलग अलग बातों को जानेंगे, तो आप क्या फ्रेम दे सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे आपने किसी टॉपिक पर लिखना शुरू किया, अब आप क्या करेंगे कि जब भी आप उस टॉपिक पर राइट डाउन करेंगे, तो अगर उसके नीचे कुछ एक आप किसी को बेस बना लिया, किसी भी स्टोरी को बेस बना दिया, या किसी स्टोरी का रेफरेंस दे दिया कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये बातें रखी गई है, क्योंकि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, तो आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो बात है, ये जो टॉपिक है, आपके लिए
कितना इम्पोर्टेंट होगा। जैसे दैट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँ कि एक टॉपिक आपने लिखा म्यूजिक पर और आपने लिखा द म्यूजिक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in guarding a सोसाइटी। किसी सोसाइटी को कर्व करने में, किसी सोसाइटी को उदय होने में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कैसे? ठीक है, एज वी सी और एज वी नो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, देन इन रेनेसांस म्यूजिक also plays a vital role। अब जब आपने ये बात देखा कि म्यूजिक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कार्डिंग सोसाइटी, किसी सोसाइटी को कार्ड करने में, लेकिन उसके नीचे आपने जैसे ही देखी, जैसे हम लोग देखते हैं कि रेनेसांस के अंदर में म्यूजिक ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए हम उसको रेनेसांस म्यूजिक बोलते हैं। अब आपकी बातें पकड़ में आती है। सॉरी, रेनेसांस इन यूरोप, रेनेसांस इन यूरोप के रेनेसांस में म्यूजिक ने बहुत ही मजबूत पकड़ बनाने की बात की और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस समय के रेनेसांस के लिए। अब आपकी बातें क्या होती है, फुल प्रूव्ड हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर राइटिंग स्किल देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो मेंस पेपर में बहुत ही यूज होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को सब लोगों को सिलेबस पता है, एज एस्पिरेंट आप लोगों को सिलेबस पता ही होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं मेंस पेपर में, आप इसका यूज करें, इसी को अच्छे से समझने में कर सकते हैं, और राइटिंग स्किल में इसका मेन यूज हम लोग का यहाँ पर देखा जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से देख लिया तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने जाने नहीं है। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ हम लोग अपने नए लेक्चर में मिलेंगे रेनेसांस यूरोप को छोड़कर। तब तक मैं बस आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो नोट्स होगा रेनेसांस का, रेनेसांस कंप्लीट नोट, वो क्या करें, आप एक बार स्टडी कर लें, आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपके पास नहीं तो आप कमेंट करें, और नहीं तो विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, या हम लोग वहां पर अपलोड कर देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.